5 नंबर कर देंगे आपका कंफर्म करने से, स्टार्ट करने से पहले। मम्मी पेट खराब हो गया, तो इसको पीजिए, 6 सेकंड में पेट को आराम पाएगी। जो लंबी सी नलिका दिखाई दे रही, लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर की, इसे शुक्र वाहिनी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन वही हार्मोन है जिसकी वजह से लड़कों में लड़कों वाले लक्षण आते। शुक्राणु आखिर चलता कैसे, देखो शुक्राणु बनता कैसे है, तो सबको पता है कि शुक्रजनक नलिका के अंदर, अगर आपको चाहिए बायो में 95 प्लस मार्क्स, तो इस टॉपिक को गलती से भी छोड़ना नहीं। आज हम बात करने वाले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी 5 नंबर कर देंगे आपका कंफर्म करने से, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को करिए लाइक, दोस्तों के साथ करिए शेयर, और चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव स्टार्ट करने से पहले जरा हम पकड़ लेते हैं वो लड़का को जिसका नाम है कलुआ। बहुत बढ़िया, मेरे पसंदीदा पुरुष का नाम है कलुआ। जरा कलुआ को पकड़ लो। अब आपको बताते हैं कि आखिर कलुआ में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र पाया कहां जाता है। तो मेरे दोस्त, ठीक है, कलुआ के शरीर में मांस का बना एक पट्टा है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम। इसे डायफ्राम के ऊपर वाले भाग को वक्ष गुहा कहा जाता है, जहां पर फेफड़ा, दिल, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अरे भैया, ए लइका लो, दिल है ना तुम्हारे पास, तबे ना गाना गाते हो, तूने मारी एंट्री यारे दिल में बजी घंटियां रे टन, है ना। तो लइका लोगो लइकी लोगो सब में दिल जो होता है ना, इस डायफ्राम के ऊपर पाया जाता है। डायफ्राम के नीचे होता है हमारा उदर गुहा। खाने के बाद मम्मी पेट खराब हो गया, तो इसको पीजिए, 6 सेकंड में पेट को आराम पाइए। ठीक है, तो पेट वाली चीजें, पाचन तंत्र आपका कहाँ है, उदर गुहा में। तो भैया, वक्ष गुहा में फेफड़ा और दिल है, उदर गुहा में पाचन तंत्र है। तो आखिर नर जनन तंत्र कहाँ पाया जाता है, श्रोणि भाग में। नर जनन तंत्र कहाँ है, कमर के नीचे वाला भाग, श्रोणि भाग में। ये आपको याद रखना है। अब अगर नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं, तो नर जनन तंत्र बच्चा, अगर हम उसकी आंतरिक संरचना देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसमें एक थैला होता है जिसे हम मूत्राशय कहते हैं। इस मूत्राशय में हमारी किडनी से मूत्रवाहिनी क्या है, आपका मूत्र लेकर आती है। 500 ml तक मूत्र इसमें भरा जाता है। फिर देखो, इसके ठीक नीचे एक लंबी सी नलिका है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं, जो मूत्र को बाहर निकालने का काम करता है। याद रखना, मूत्रवाहिनी एक ऐसी नलिका है जिससे मूत्र भी बाहर निकलता है, और सेक्स के दौरान जो वीर्य मेल के बॉडी से निकलता है वो भी इसी नलिका से बाहर निकलता है। ठीक है, मूत्र नलिका के चारों तरफ एक मांस का बना हुआ, ठीक है, मांस का बना हुआ एक लंबा बेलनाकार संरचना होता है जिसे हम शिश्न कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शिश्न पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे शिश्न छिद्र कहते हैं, जहां से मूत्र और वीर्य बाहर निकलता है। शिश्न का आगे वाला भाग काफी चौड़ा होता है जिसे हम शिश्न मुंड कहते हैं। ठीक है, मूत्राशय में किनारों पर हमारी ग्रंथि पाई जाती है जिसे शुक्राशय कहते हैं। ये संख्या में 2 होता है। शुक्राशय के नीचे संख्या में एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसे प्रोस्टेट कहते हैं। ये मूत्र नलिका के पीछे होती है, और प्रोस्टेट के ठीक नीचे मटर के दाने के आकार की 2 ग्रंथियां पाई जाती है जिसे काउपर या बल्बोरेथ्र ग्रंथि कहते हैं। शुक्राशय से एक लंबी सी नलिका आकर निकलती है जिसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। ये हमारा किससे, वृषण से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, वृषण से, है ना। वृषण संख्या में 2 होता है। ये मेल का प्राथमिक जनन अंग है जो मेल सेक्स हार्मोन और शुक्राणु का निर्माण करता है। तो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अंदर से देखने पर कुछ इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी, जिसमें ये बेलनाकार संरचना शिश्न कहलाएगा। शिश्न का अग्रभाग शिश्न मुंड कहलाएगा। इस छिद्र को शिश्न छिद्र कहेंगे। ठीक है, इस नलिका को, इस पूरे थैली को मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय के अगल बगल जो ग्रंथि उसे शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय के ठीक नीचे जो संख्या में 1 ग्रंथि उसे प्रोस्टेट कहते हैं, और प्रोस्टेट के नीचे मटर के दाने के आकार की जो 2 ग्रंथियां हैं हम उसे बल्बोरेथ्र या काउपर कहते हैं। ये जो लंबी सी नलिका दिखाई दे रही, लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर की, इसे शुक्र वाहिनी कहते हैं। जब मेल पुरुष नसबंदी कराता है तो इसी नलिका को काट करके बांध देते हैं, क्योंकि ये नलिका शुक्राणु को वृषण से मूत्रवाहिनी तक लेकर जाता है। ठीक है, ये हमारा वृषण है। वृषण संख्या में 2 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है और मेल सेक्स हार्मोन बनता है। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ना है, लेकिन इनके बारे में पढ़ने से पहले जरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ लो, ये है क्या। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब है नर के शरीर में अंगों का वह समूह जो जनन की क्रिया में मदद करता है, हम उसे नर जनन तंत्र कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे नर जनन तंत्र क्या है, तो सिंपल सा जवाब देना कि नर के शरीर में अंगों का वह समूह जो जनन की क्रिया में मदद करता है, हम उसे नर जनन तंत्र कहते हैं। नर जनन तंत्र को मेरे दोस्त याद रखना 2 भागों में बांटा
बांटा जा सकता है। पहला होता है प्राथमिक अंग, यानी ऐसे अंग जो जनन के लिए बहुत जरूरी है, जिनके बिना जनन की क्रिया नहीं हो सकती, हम उन्हें प्राथमिक अंग कहते हैं। और इसके अंदर आता है वृषण, जो संख्या में 2 गुलाबी रंग का अंडाकार संरचना होता है। उसके बाद हमारे बाकी सारे अंग आ जाते हैं द्वितीयक अंग में, यानी ऐसे अंग जो जनन की क्रिया में क्या करते हैं, केवल मदद करते। इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाया जाता है और अंग पाया जाता है। ठीक है, तो मेल में 3-4 प्रकार की ग्रंथि नलिकाएं हैं। कौन कौन सा? वृषण जालक, शुक्रवाहक, उसके बाद अधिवृषण, और चौथी नलिका का नाम है शुक्रवाहिनी। चौथे का नाम है शुक्रवाहिनी। ठीक है, अगर मेल में ग्रंथियों की बात करें तो मेल में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सा? शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। शुक्राशय, प्रोस्टेट और तीसरा बल्बो यूरेथ्रल, जिसको हम काउपर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर अंग की बात करें तो इसमें आता है शिश्न। ठीक है, बाहर से देखने पर जो अंग दिखाई देगा हम उसे शिश्न कहेंगे, और एक थैला दिखाई देता है जिसे वृषण कोष कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नर जनन तंत्र के पार्ट है। अब इनको क्या करना है, एक एक करके स्टार्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरुष जनन तंत्र है क्या। ठीक है, तो मेल के शरीर में अंगों का वह समूह जो जनन की क्रिया में मदद करता है, हम उसे क्या कहते हैं, याद रखना, हम उसे नर जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, नर जनन तंत्र में हमारे कौन कौन से अंग आते हैं? वृषण आता है, उसके बाद सहायक नलिकाएं आएंगी, जिसमें आपका वृषण जालक, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहक और अधिवृषण होगा। मेल के बॉडी में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, बाहर से देखने पर जो अंग दिखाई देगा हम उसे शिश्न कहते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आंतरिक संरचना हमने बनाया है और ये बाह्य संरचना है। अगर बाहर से देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का संरचना आपको दिखाई देगा। ये जो लंबा सा बेलनाकार संरचना है हम इसे शिश्न कहेंगे। इसका आगे वाला भाग चौड़ा है, इसे शिश्न मुंड कहेंगे। यहाँ एक छिद्र है जिसे शिश्न छिद्र कहेंगे। ये जो आपको थैला दिखाई दे रहा है जो त्वचा का बना होता है हम उसे वृषण कोष कहते हैं। और इसी के अंदर संख्या में 2, कितने? संख्या में 2 आपके वृषण पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वृषण भैया गुलाबी रंग का अंडाकार संरचना होता है, ये आपको याद रखना है। वृषण, अब सवाल है कि वृषण हमारे शरीर के बाहर क्यों पाया जाता है? क्योंकि वृषण शुक्राणु का निर्माण करता है और यह शुक्राणु तभी बनाएगा जब इसको तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम मिलेगा, तभी ये क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करेगा। ठीक है, वृषण एक थैले के अंदर पाया जाता है जिसे हम अंडकोश या वृषण कोष कहते हैं। ये थैला इसके तापमान को मेंटेन करने का काम करता है। वृषण जो संख्या में 2 होता है, एक बायां और एक दायां, इसको अंडकोश, ये कहाँ होता है तो भैया वृषण कोष के अंदर पाया जाता है। और देखो वृषण का काम 2 है, पहला शुक्राणु बनाने का और दूसरा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करने का। टेस्टोस्टेरोन वही हार्मोन है जिसकी वजह से लड़कों में लड़कों वाले लक्षण आते। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लड़कों में लड़कों वाले लक्षण किसके वजह से आते तो क्या बोलोगे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। अब देखो जब हमने वृषण का अनुप्रस्थ काट किया, ठीक है, वृषण को जब हम काटते 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 से 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है और इसका वजन लगभग 15 से 20 ग्राम होता है। ये गुलाबी रंग का अंडाकार संरचना होता है, ये भी आपको याद रखना है। एक और चीज याद रखना, जब हम एक वृषण का अनुप्रस्थ काट करते हैं तो इसमें 200 से 250 पालियां पाई जाती हैं। इन पालियों को वृषण पालिका कहते हैं। हर पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं जिनको शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। ये नलिका 2 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? पहला हमारा शुक्राणु जनन कोशिका जो शुक्राणु का निर्माण करेगी और दूसरा सटोली कोशिका जो बनने वाले शुक्राणुओं को पोषण देता है। ठीक है, ये नलिकाएं बाहर निकलकर एक जगह पर मिलती हैं और एक जाल जैसी संरचना बनाती है जिसे वृषण जालक कहते हैं। ये जाल सुलझ करके एक पतली सी नलिका बनाएगा जिसे शुक्रवाहक कहेंगे और ये शुक्रवाहक वृषण से बाहर निकलकर एक कुंडलित नलिका में
में बदल जाता है, लगभग 6 मीटर एक कुंडलित नलिका में बदल जाता है, जो वृषण के आधे भाग पर उपस्थित होता है, इसे अधिवृषण कहते हैं। ये वही नलिका है जहां पर शुक्राणु स्टोर होगा और खुद को परिपक्व करेगा। ठीक है, तो शुक्राणु याद रखना, वृषण जो लगभग 15 से 20 ग्राम वजन का होता है, इसकी संख्या 2 होता है, गुलाबी रंग का अंडाकार। जब इसका अनुप्रस्थ काट करते हैं तो इसमें 200 से 250 पालियां पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वृषण पालिका। हर पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम शुक्रजनक नलिका कहते हैं। ये नलिका 2 विशेष प्रकार की कोशिका से मिलकर बनी होती है। पहला शुक्राणु जन कोशिका जो शुक्राणु बनाने का काम करता है, और दूसरा सटोली कोशिका जो बनने वाले शुक्राणुओं को पोषण देगा। ये नलिकाएं आगे चलकर एक जाल जैसी संरचना बनाती है, जिसे वृषण जालक कहते हैं। ये जाल सुलझकर एक पतली सी नलिका बनाता है, जिसे शुक्रवाहक कहते हैं। ये शुक्रवाहक वृषण से बाहर निकलकर लगभग 6 मीटर एक कुंडलित नलिका का निर्माण करता है, जो वृषण के आधे भाग पर उपस्थित होता है। ये वही नलिका है जहां पर शुक्राणु परिपक्व होगा और स्टोर होगा। फिर जैसे ही मेल सेक्स करता है तो हमारा शुक्राणु अधिवृषण से शुक्रवाहिनी के द्वारा बाहर निकल जाता है। कहां पर, मूत्र नलिका तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा वृषण कंप्लीट हो चुका। वृषण के बाद हमारा अगला है क्या, सटोली कोशिका। सटोली कोशिका क्या करता है, बनने वाले शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करता है। और शुक्राणु जनन कोशिका क्या करता है, शुक्राणु बनाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शुक्राणु का जीवन काल महिला के शरीर में 3 से 5 दिन का होता है। शुक्राणु शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 50 से 60 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, शुक्राणु याद रखना, एक बार में 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। एक शुक्राणु को बनने में लगभग 72 दिन लगते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद याद रखना कि हमने बताया था कि वृषण के अंदर 200 से 250 पालियां, जिनको वृषण पालिका कहते हैं। हर पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं हैं। इन नलिकाओं के बीच में खाली जगह होता है। इन खाली जगह पर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे लीडिंग सेल कहते हैं। ये लीडिंग सेल आपका क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करती है। ठीक है, वृषण के अंदर आपका 200 से 250 पालियां होती हैं, जिनको वृषण पालिका कहते हैं। हर पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं हैं, जिनको शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। इन नलिकाओं के बीच में खाली जगह पर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे हम लीडिंग सेल कहते हैं। और ये वही कोशिका है जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करेगी, जिसके वजह से लड़कों में लड़कों वाले लक्षण आते हैं। जिसके वजह से लड़कों में लड़कों वाले लक्षण आते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे भैया आपका शुक्राणु आखिर चलता कैसे, देखो शुक्राणु बनता कैसे है। तो सबको पता है कि शुक्रजनक नलिका के अंदर हमारा शुक्राणु बना, उसके बाद वो वृषण जालक में आता है। वृषण जालक से वो शुक्रवाहक, शुक्रवाहक से अधिवृषण, अधिवृषण से शुक्रवाहिनी, और शुक्रवाहिनी से वो पहुंच जाता है रसखलन वाहिनी। रसखलन वाहिनी वो नलिका है जहां पर शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला लिक्विड शुक्राणु से मिलकर के वीर्य का निर्माण करेगा। और जब मेल सेक्स करता है तो फिर मूत्र वाहिनी के द्वारा वो शिश्न से होते हुए बाहर निकल जाता है। ये शुक्राणु का पाथवे, आखिर शुक्राणु कैसे गति करता है। तो शुक्राणु बनता है वृषण के अंदर, कहां पर, शुक्रवाहक शुक्रजनक नलिका के अंदर। कहां पर, शुक्राणु जन कोशिका के द्वारा। ठीक है, बनने के बाद वो पहुंचता है वृषण जालक में। वृषण जालक से शुक्रवाहक, शुक्रवाहक से अधिवृषण, अधिवृषण से शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी से रसखलन वाहिनी, जहां पर वीर्य का निर्माण होगा। और रसखलन वाहिनी से मूत्र वाहिनी के द्वारा वो शिश्न से होते हुए बाहर निकल जाती है। ठीक है, याद रखना मेल के शरीर में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला शुक्राशय जो हमारा वीर्य, ठीक है, मेल के बॉडी में सफेद रंग का एक दूधिया पदार्थ बनता है, जिसे वीर्य कहते हैं। इस वीर्य का 60 से 70% भाग हमारा सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय बनाता है, जिनकी संख्या 2 होती है, जो मूत्राशय के किनारों पर उपस्थित होता है। शुक्राशय से निकलने वाले लिक्विड में फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होती है, जो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। दूसरी ग्रंथि का नाम है प्रोस्टेट। ये संख्या में केवल 1 होता है, मूत्र नलिका के पीछे उपस्थित होता है। इससे एक क्षारीय द्रव निकलता है, जो शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता को बनाए रखने का काम करता है। और तीसरे का नाम है बल्बोरेथ्रा ग्रंथि। ये ग्रंथि भी एक लिक्विड निकालता है, और इस ग्रंथि से निकलने वाला लिक्विड क्षारीय होता है, जो मूत्र नलिका को साफ करता है। क्योंकि मेल के बॉडी में एक ही नली है, जिससे मूत्र भी बाहर निकलेगा और वीर्य भी बाहर निकलेगा। तो मूत्र भैया कैसा होता है,
प्रकृति में अम्लीय और शुक्राणु को अम्ल से खतरा है, इसीलिए जब मेल वीर्य को बाहर निकालने वाला होता है उससे पहले बल्बोरेथ्रल ग्रंथि एक क्षारीय द्रव निकालती है जो मूत्र नलिका की अम्लीयता को दूर कर देगा ताकि शुक्राणु को कोई खतरा न हो। तो वीर्य भैया किन चीजों से मिलकर बना है? वीर्य हमारा शुक्राणु और शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाले लिक्विड से मिलकर बना है। वीर्य में 60 से 70% हमारा शुक्राशय से निकलने वाला द्रव होता है, फिर हमारा 10 से 20% प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला द्रव होता है और 10% तक हमारा शुक्राणु मौजूद होता है। वीर्य का जो प्रकृति है वो क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.2 से 7.8 होता है। वीर्य में फ्रक्टोज, प्रोटीन, एंजाइम, जिंक आदि पाए जाते हैं। एक मेल के बॉडी में सेक्स के दौरान 2 से 5 ml वीर्य बाहर निकलता है और इसमें 20 से 40 करोड़ शुक्राणु मौजूद होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद मेल में जो लंबा बेलनाकार संरचना है हम उसे क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं। यह मांसपेशियों का बना होता है और ये मैथुन की क्रिया के दौरान क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं तो मेल अपने शिश्न का इस्तेमाल सेक्स के दौरान करता है। ठीक है, इसी से ये वीर्य को बाहर निकालता है और महिला के शरीर में छोड़ता है और मूत्र निकालने के लिए भी वो किसका? शिश्न का इस्तेमाल करता है। ठीक है, मेल के बॉडी में सब कुछ एक हार्मोन्स के द्वारा, मेल और फीमेल दोनों में शुक्राणु का निर्माण हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर मेल की बात करें तो जैसे ही लड़का 12 से 14 साल का होता है उसका हाइपोथैलेमस ग्रंथि सक्रिय हो जाता है और सक्रिय कर एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है जीएनआरएच। जीएनआरएच का पूरा नाम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन हमारे दिमाग के पीयूष ग्रंथि को सक्रिय करता है और बोलता है हुआ छोकरा जवाने, लड़का बड़ा हो गया। और जैसे ही हमारे पीयूष ग्रंथि को पता चलता है कि लड़का बड़ा हो गया, इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, एफएसएच और एलएच। एलएच हार्मोन हमारी लीडिंग कोशिका को सक्रिय करता है ताकि लीडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाल सके और एफएसएच हार्मोन सटोली कोशिका को सक्रिय करता है ताकि वो बनने वाले शुक्राणुओं को पोषण दे सके। तो याद रखना, सटोली कोशिका का काम होता है बनने वाले शुक्राणुओं को पोषण देना और टेस्टोस्टेरोन किससे निकलता है? लीडिंग कोशिका से। किससे? लीडिंग कोशिका से। ये आप सभी को याद रखना है। शुक्राणु की लंबाई लगभग 50 से 60 माइक्रोमीटर का होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारी चीजें आपको एक छोटे से वीडियो में बता दिया। आई होप आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका हो, समझ में आ गया हो। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी रहता है तो बताना जरूर। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आज का क्लास कैसा लगा। क्या आपको आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरीके से समझ में आ गया? अगर जवाब हाँ है तो कमेंट में एक दिल जरूर भेजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट इसी तरीके के एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, हमारी क्लासेस में आते रहे, हमारी वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।